नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट आरएस बैच में। और आप सभी लोगों को एक नया सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है, भारतीय नदियां। मैं हूं दिवाकर शास्त्री। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाद्वीप हमने पूरे कर लिए हैं। जो महाद्वीपों का मैटर था वो करीब करीब पूरा हो चुका है। महासागर पढ़ने हैं, फिर कुछ और चीजें हैं जो अपन करेंगे बाद में, डिजिटल बोर्ड पे वो चीजें हुई। मैं हूं दिवाकर शास्त्री और पिछले 8 सालों से मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट की लगातार क्लासें ले रहा हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, ठीक है। अपने बारे में तो बात छोड़ो, आप तो आओ अन अकेडमी के बारे में बात करते हैं। अन अकेडमी दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ध्यान दीजिए, अन अकेडमी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलती है, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मिलती हैं आपको, और यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। ये चीजें हैं यहाँ पे। लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, और पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे क्या है, कवर किया जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। ये सभी चीजें आपको स्पेशल भी मिलती है। ये सब चीजें आपको प्लस पे मिलती है। अन अकेडमी के 3 प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, स्पेशल और प्लस। ये सभी चीजें जो आप देख रहे हैं, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट और प्लस, वो मिलेगी आपको। आपको यहाँ पे मिलता है मार्गदर्शन। क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ पे आपको आपको यहाँ पर मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। तो मार्गदर्शन मिल रहा है आपको, टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, डाउनलोड पीडीएफ मिल रही है, और बहुत सारे एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के सारे एजुकेटर जो हैं चैनल के, वो भी आपको मिलते हैं उसी फीस में। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है। फिर आपको क्या करना है, 3 फॉर्मेलिटीज हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ स्टेट पीसीएस पूछे तो आपको आरपीएस से लिखना है, और फिर लास्ट में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको फीस पूछेगा, फीस कितनी देना चाहते हो। 12 महीनों की जो फीस है अनअकैडमी की, मात्र 7,000 रुपए है, और 24 महीनों की जो फीस है अनअकैडमी की, वो 8,400 रुपए है। और इस फीस में भी 10% का डिस्काउंट हो जाता है अगर आप दिवाकर 10 रेफरल कोड यूज कर लेते हैं। दिवाकर 10 रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अपनी फीस में 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम। अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, सारी पीपीटी, सभी वीडियो, यहीं पे आपको लिंक, सारी अग्रिम सूचनाएं हमारी मिलती है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बातें होगी। अब आज से हम पढ़ते हैं भारत की नदियां। देखो, नदी क्या होती है, नदी के बारे में समझ लीजिए। जैसे एक पहाड़ होता है, नदी की जो उत्पत्ति होती है किसी पहाड़ से होगी, नदी किसी झरने से निकलेगी, नदी किसी जलप्रपात से निकलेगी, नदी किसी झील से निकलेगी। तो नदी या तो पहाड़ से निकलती है, झरने से, जलप्रपात से, झील से। वहां से निकलकर नदी समुद्र में, सागर में ज्यादातर गिर जाती है। तो अपने आप कह सकते हो, नदी हम उसको कहते हैं जो किसी पहाड़, झरने, जलप्रपात या झील से निकलकर समुद्र में गिर जाती है, मिल जाती है, उसको हम नदी कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा सिंपल सी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछे अपवाह क्या होता है, तो अपवाह आप ये कहेंगे, जिस निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह होता है उसे नदी का अपवाह कहते हैं। भाई, जिस मार्ग में, ये जो मार्ग था, इसमें जो ये जल का अपवाह हो रहा था, प्रवाह हो रहा था, वो क्या कहलाएगा? भाई, इस मार्ग में ये नदी का जल बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। तो नदी जब इसमें बहेगी और जिस मार्ग में बहेगी, ये मार्ग क्या कहलाएगा? नदी का अपवाह कहलाएगा। ठीक है, तो नदी इस मार्ग में बही तो नदी का क्या हो गया? नदी का ये अपवाह क्षेत्र नहीं, अपवाह हो गया।
अब आपको अगला दे रखा है नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है। ये जो अगली लाइन है वो ये है कि ये अपवाह तंत्र क्या होता है। तो देखो लाइन पढ़िए, नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जब एक नदी तंत्र का निर्माण होता है तो वह उसका अपवाह तंत्र कहलाता है। आप दोबारा देखिए, ये नदी थी, अब इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आके मिल जाती है। एक मिल गई, इसमें दूसरी मिल गई, दूसरे में तीसरी मिल गई, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, छठवीं आ गई, सातवीं आ गई। ये बहुत बड़ा एक एरिया कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं अब जो ये एरिया बन गया पूरा, ये जो इतना बड़ा एरिया डेवलप हुआ, ये नदी का क्या हो गया, अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र। क्या कहेंगे हम इसको, टोटल अपवाह तंत्र। देखो मैंने तीन शब्द अब तक बोला है। पहला शब्द बोला मैंने नदी, तो मैंने कहा किसी पहाड़, किसी झरने, किसी जलप्रपात, किसी झील से जब पानी निकल कर बहता है और बहकर इस मार्ग में बहकर जाता है और अंत में जहां समुद्र में मिल जाता है तो वो वह नदी होती है। फिर मैंने कहा अपवाह, जिस मार्ग में नदी का पानी प्रभावित होता है वह नदी का अपवाह होता है, प्रवाह क्षेत्र होता है। तो फिर अपवाह तंत्र क्या होता है कि नदी अपने जितनी भी सहायक नदियां हैं उससे जितना भी एरिया कवर करती है वह नदी का अपवाह तंत्र होता है। नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा एक तंत्र का, एक एरिया का जो कवर किया जाता है वो नदी का अपवाह क्षेत्र होता है। अब आपको जल ग्रहण क्षेत्र पूछेगा, लास्ट में वर्ड क्या आ गया, जल ग्रहण क्षेत्र। जिस क्षेत्र में से नदियां हिमनद वर्षा का जल प्राप्त करती है उसे नदी का बेसिन क्षेत्र कहते हैं, और बेसिन क्षेत्र को नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ये जो एरिया आपने देखा, यहाँ से जहां जहां से वो पानी प्राप्त कर रही है, यहाँ से प्राप्त कर लिया। एरिया बड़ा हो लेकिन पानी कम हो सकता है। एरिया छोटा हो लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इसी कारण आपको ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है कि एक नदी अपने सहायक नदियों से कितना अधिकतम पानी प्राप्त करती है। जितना अधिकतम पानी प्राप्त करेगी उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बातें होगी सर। अब आगे बढ़ते हैं भारत की नदियों में। तीन परिभाषा मैंने दे दी, चार। अपवाह तंत्र क्या होता है, जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अपवाह या प्रवाह क्या होता है, और नदी क्या होती है। अब देखो यहां लिखा है, आगे लाइन देखते हैं। भारत में अपवाह तंत्र को महान जल विभाजक तथा नदी के उद्गम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए भारत जो है, भारत के पानी को दो भागों में बांटा गया है। नदियों को बांटने के दो रीजन्स लिए गए हैं। एक रीजन, पहला रीजन दे रखा है महान जल विभाजक, जल का विभाजन। भारत में पानी दो प्रकार से है, ये अरावली से यूं 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 कर दो। एक पानी इधर आएगा पूरा पानी, और एक पानी नॉर्मली इधर जाएगा। तो जो पानी पश्चिम की तरफ जा रहा है और जो पानी पूरब की तरफ जा रहा है, और एक उद्गम, एक नदियां कहां से निकल रही, हिमालय से निकल रही हैं या प्रायद्वीप पठार से निकल रही हैं। तो भारत में अपवाह तंत्र को दो आधारों पर डिवाइड किया गया है, जल विभाजक के आधार पर, उद्गम के आधार पर। ठीक है, एक और शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, महान जल विभाजन। क्या होता है जल विभाजन? देखिए जल विभाजन क्या होता है, यूं समझिए, ये जो महान जल विभाजक है उस ऊंचे उठे भाग को कहते हैं जो नदी के पानी को, नदियों के पानी को दो अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, अब ये पानी को दो भागों में बांट देती है, एक इधर पानी जाएगा, एक इधर पानी जाएगा। पश्चिम घाट है, ये भी इधर भेज देता है कुछ पानी को, कुछ पानी को उधर कर देता है।
तो महान जल विभाग एक बहुत ऊंचा उठा एरिया होता है जो पानी को दो भागों में डिवाइड करता है, इधर जाने वाला पानी और एक इधर जाने वाला पानी। भारत में महान जल विभाजक मानसरोवर झील से आरंभ होकर अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिम घाट के रूप में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। क्यों मान लो आप, ठीक है। तो साहब ये तो हो गई परिभाषा है। अभी अपन मुद्दे पे आएंगे धीरे धीरे, अपन नदी पढ़ेंगे। आपको बहुत शानदार प्रोग्राम अपना, आप निश्चित रहिए, बहुत आपको बारीकी से बताई जाएगी एक एक नदी, एक एक चीज समझाई जाएगी, पर थोड़ी सी भूमिका भी बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं आगे आने जो आपको समझाने वाला हूँ और बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। एक एक मैप बनाया मैंने, बहुत दिल से तैयार की अपनी पीपीटी। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आगे अपनी गाड़ी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगी, शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ पढ़ाया जाएगा। महान जल विभाजक के आधार पर भारत में निम्नलिखित अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे भारत में कितना प्रकार का अपवाह तंत्र है, तो आप कहेंगे दोस्तों भारत में जो अपवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का है। एक अपवाह तंत्र जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, राजस्थान में भी है। एक वो पानी जो अरब सागर में जाएगा, और एक वो पानी जो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र है। तो भारत में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है, 3 प्रकार का ही राजस्थान है। बंगाल की खाड़ी में राजस्थान का भारत का लगभग 77% पानी जाता है। भारत का जो नदियों का पानी है उसका 77% पानी कहाँ जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत का 77% पानी, 77% पानी बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में भारत का लगभग 22 से प्रतिशत के आसपास पानी जाता है, और भारत का 1% पानी आंतरिक अपवाह का पानी है। जबकि राजस्थान में ये चीजें उल्टी है। राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र 60.2% है। अरब सागर में 16% के आसपास है, और बंगाल की खाड़ी में जाने वाला भी 22 या 23% के आसपास है पानी है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, पानी भी वहीं ले जाती है। अरब सागर में जो पानी आता है वो 22%, ठीक। जबकि दूसरा आधार जो है, उद्गम के आधार पर नदियों को डिवाइड किया गया है। एक नदियां जो हिमालय से निकलती है, हिमालय का अपवाह तंत्र में जो आता है वो एक तो सिंधु नदी है, एक आपकी गंगा है जी है, और एक है आपकी ब्रह्मपुत्र, और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं बाकी हम देखेंगे। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसमें हम कह सकते हैं कृष्णा है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ठीक है, कावेरी है, फेमस फेमस देख लो, नर्मदा देख लो, ताप्ती देख लो, महानदी ले लो, स्वर्ण रेखा, वेगई, पेन्नार, ताम्रपर्णी, बहुत सारी नदियां हैं। तो इस प्रकार कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं, कुछ उनसे निकलती है प्रायद्वीप, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या अंतर है। अगर आपके सामने आता है कि हिमालयी जो अपवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है उसमें मुख्य अंतर क्या है, तो देखिए हिमालय अपवाह तंत्र में हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया। तो नॉर्मल बात है। यहाँ पे दूसरी बात पे गौर कीजिएगा, इस अपवाह तंत्र की नदियां हिमनद और वर्षा यानी कि सदा नीरा नदियां होती है। यहां हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, सदा नीरा। वर्ष भर बहती हैं हिमालयी नदियां, सदा वाहिनी है, सदा नीरा है। तो ये नदियां जो हैं वर्ष भर बहती हैं, वर्ष भर।
हिमालयी नदियां सदा बहती हैं, साल भर बहती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अधिकांश नदियां अगर कावेरी को छोड़ दें तो मौसमी नदियां होती है। अब देखिए, चंबल एक छोटी मोटी नदी है भारत के संदर्भ में और प्रायद्वीप पठार से निकलती है, लेकिन हम क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं बारहमासी नदी। ये डिफरेंसेस है ना, भारत जब पढ़ते हैं अलग मैटर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं, अतः केवल कब बहेंगे, मौसम में ही बहेंगे, वर्षा के मौसम में, ठीक है। जबकि इनको जो पानी है हिमालय नदियों को हिमनदों से भी प्राप्त होता है और वर्षा से भी प्राप्त होता है, अतः दोनों से ये पानी मिलती है, सदावाहिनी है। हिमालय नदियां जो है इसका अपवाह तंत्र नवीन वलयीय पर्वत क्षेत्रों से है, अतः ये युवा अवस्था में है। ये आज भी हिमालय जो नदियां हैं वलित पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है। वलित पर्वत वो पर्वत होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, आज भी उनमें उत्थान चल रहा होता है, आज भी उनकी ऊंचाई बढ़ रही होती है। तो ये वलित पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है, इसलिए इनकी ऊंचाई अधिक होती है तो इनको गति अधिक मिलती है, पानी ऊपर से गिरता है तो इनमें अवसादों की मात्रा भी ज्यादा होगी, अपरदन भी ज्यादा करेंगी, गति भी ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान देना है, हिमालयी नदियां ऊंचे नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है, अतः ये नदियां जो होती है ये अभी भी युवा अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं हिमालयी जो नदियां हैं अभी युवा अवस्था में है। क्या कह सकते हो आप, हिमालयी नदियां अभी भी युवा अवस्था में है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो खुद ध्यान देना दोस्तों, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं अभी आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती हैं, इसलिए ये वर्धावस्था में होती है। आप जानते हो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जबकि प्रायद्वीप पठार प्राचीन पर्वत है, बहुत प्राचीन पठारी भूभाग है। तो ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ये वर्धावस्था को प्राप्त कर चुकी होती हैं, तो इनमें अपरदन क्षमता, इनकी गति भी कम होती है, अपरदन क्षमता भी कम होती है। तो दो बातें हो गई, पहला हिमालय नदी सदा नीरा है, साल भर बहेगी, बारहमासी बहेगी, इनकी वर्षा का स्रोत इनके पास है, हिम का स्रोत इनके पास है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो केवल मौसम में बहेंगी, वो भी बरसात के मौसम में बहेंगी, ठीक है। आप कह सकते हैं हिमालय जो नदियां हैं बहुत ऊंचे पर्वतों से आती हैं, युवा पर्वतों से आती हैं, तो वहां पे काफी ढाल मिलता है, उनको गति मिल जाती है, अवसादों की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, युवावस्था में तेज दौड़ती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं पठारी भाग में बहती है, उस पठारी भाग से जिसका अपरदन हो चुका है, खुद आधार दाल प्राप्त कर चुकी नदियां, अतः वृद्धावस्था में है ये नदियां। हिमालयी नदियों की जो अपरदनात्मक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि गति ज्यादा है तो अपरदन भी ज्यादा करेंगी, तो अपरदन ज्यादा करेंगी। हिमालयी जो नदियां हैं वो अपरदन बहुत ज्यादा करती है। प्रायद्वीपीय नदियां में अपरदनात्मक क्षमता तो कम होती है, लेकिन निक्षेपणात्मक क्षमता अधिक होती है। ये धीमे धीमे बहती है, गति होती नहीं तो सामान को ढो देती है, इकट्ठा करती रहती है। हिमालय जो नदियां होती हैं बहुत सारी आकृतियां बनाती हैं, नदीकृत आकृतियां, जैसे गाज है, जलप्रपात है, पी आकार की घाटी है, आई आकार की घाटी है, छिप्रिकाएं हैं, ऐसी बनाती है। लेकिन ये नदियां चौड़ी घाटियां बनाती, गहराई में नहीं जा पाती, तटों को काटती रहती बगल में। हिमालय जो नदियां होती है उनके पास अवसादों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गति होती है तो बहुत ज्यादा अपरदन भी करती है, तो अपरदन ज्यादा होगा तो अवसाद भी ज्यादा होगा। इस तंत्र की नदियों के पास अवसादों की मात्रा अधिक है तो विशाल मैदानों का निर्माण करती है। अधिक में बोला गया, अब इनके पास अवसाद होते नहीं है तो यह अपरदन सीमित मात्रा में मैदानों का निर्माण करेगी। हिमालय जो नदियां हैं इस अपवातंत्र की नदियों का तल जलोढ़ के अवसादों से बना है और इनका जो तल है वो कठोर चट्टानों से निर्मित है। हिमालय नदियां विशाकार विसर्पाकार मैदानों के मार्गों का निर्माण करती हुई चलती है।
देखो हिमालय नदियां यूं बहती है यूं, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है तो बल खाती रहती है, अवसाद है, तो अवसादों से क्या होता है, ये आई ज्यादा मात्रा में अवसाद आया तो रास्ता बदल लिया, इधर नहीं जा रही, अब इधर से आ जाएगी, फिर यहाँ अवसाद इकट्ठा हो गया तो सीध इधर न जाके इधर आ जाएगी। तो अवसादों की मात्रा के कारण ये ऐसे घूम घूम के चलती है, लेकिन ये सीधी चलेगी। यह नदियां विषयाकार मार्ग में नहीं चलती, अतः पठारी क्षेत्र चलती है, और ये नदियां तटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ा बहुत विषापण करती है। इस अपवाद तंत्र की बहुत सी नदियां पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे होती हैं जो हिमालय से पहले से बह रही है, हिमालय बाद में बना है। जैसे सिंधु नदी है, वो हिमालय बनने से पहले बह रही थी। सतलज है, वो हिमालय से पहले बह रही है। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से पहले से बह रही है, ठीक है, हिमालय का बाद में हुआ है। और इस अपवाद अधिकार नदियां अनुवर्ती है। अनुवर्ती होता है कि पहले प्रायद्वीपीय प्रदेश का निर्माण हुआ और उसके बाद में उसमें नदियां बहने लगी। तो हिमालयी क्षेत्र में जो है अनुवर्ती नदियां दिखाई देगी, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र पूर्ववर्ती नदियां दिखाई देगी, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपको अनुवर्ती नदियां दिखाई देगी। ठीक है, ये बातें अपन कर चुके हैं कि नदियों के पास जल की मात्रा अधिक होती है, अतः गहरी घाटियों में बहती हुई है, अतः नदियों की जल विद्युतन क्षमता भी अधिक होगी, परंतु उनका दोहन नहीं हो पाता। तो हिमालय नदियों की पानी की मात्रा ज्यादा है, तो विद्युत कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, जल विद्युत क्षमता ज्यादा है। सीमित मात्रा में जल की मात्रा होती है, घाटियां भी कम गहरी होती हैं, तो जल उत्पादन क्षमता कम है, लेकिन इनका दोहन अधिक मात्रा में किया जा रहा है। हिमालयी नदियां परिवहन में काम आती है। प्रायद्वीप नदियों में तटवर्ती क्षेत्रों में परिवहन हो रहा है, आंतरिक भागों में नहीं। आप देखेंगे जब परिवहन पढ़ेंगे, आंतरिक भागों में नहीं है, वहां मैंने। तो ये अपनी क्या हो गई, सामान्य सी बात हो गई, हिमालयी नदियों और प्रायद्वीप नदियों में क्या अंतर है। अब हम पहली नदी पढ़ेंगे जो आपकी काम की, लेकिन उससे पहले हम कुछ आंकड़े पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते, फिर आंकड़े बाद में पढ़ लेंगे। देखो जी, ये अपन जो पहली नदी पढ़ रहे हैं वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं दोस्तों? सिंधु नदी पढ़ रहे हैं। दूसरा इसका मैप ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। देखो सिंधु नदी यहाँ से आरंभ होती है। आज हम जो नदी पढ़ेंगे वो सिंधु है, और सिंधु यहाँ पर एक झील है, उस झील को कहते हैं मानसरोवर झील। क्या कहते हैं? मानसरोवर। अब आपको सिंधु नदी पढ़ाई जाएगी, और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होगा? ये जो मानसरोवर झील है, यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों। क्या है? यहाँ पर एक पर्वत है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक पर्वत है। सिंधु के जो मानसरोवर झील है, उसके पूर्व में बर्फ का एक पहाड़ है, और उस बर्फ के पहाड़ को कहते हैं बोखरचू। क्या कहते हैं दोस्तों? बोखरचू हिमनद। तो आप देखिए, सिंधु जो नदी है, हम पढ़ेंगे अभी सिंधु नदी को। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि यहाँ से निकल रही है, बीच में क्या आ गया, ये बीच में जो एरिया खाली दिख रहा है, ये है मानसरोवर झील। अच्छी तरह आपको बताया जाएगा, बहुत सारे मैप मैं यूज करूंगा आपके लिए, नदियों में आप कोई गलती नहीं दूंगा। यहाँ एक पहाड़ बता दिया मैंने, और इस पहाड़ का नाम आप दे दीजिए पोखरचू। रट के पढ़ देना आज इसको, ठीक है। ये सिंधु नदी फिर आगे बढ़ती है जी। मैप निकाल लो, अगर मैप अब तक मैप नहीं लिया है तो मैप ले लो मेरे भाइयों, आपके काम आएगी। ये नदी ऐसे चलेगी घूमते घूमते घूमते, ठीक है। और ये घूमती गई घूमती गई, ये और घूम गई, ये घूम गई घूम गई घूम गई, और ये सिंधु नदी ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और ये कहाँ पे आ गई? कराची। तो ये रेड कलर जो मैंने दे दिया, ये सिंधु नदी है, ठीक है।
अब बहुत सारे कलर्स मैं यूज करता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। पहला मैं ब्लैक करता हूँ एक। ये जो सबसे पहले दिखाई दे रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यूं घूमती घूमती आ रही है, ये इतनी सी दिख रही है, इसका नाम है झेलम। ठीक है, और ये जो मैं दे रहा हूं अब, ये है चिनाब नदी। ये कौन सी हो गई? चिनाब। दोस्तों जल्दी तो नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि अभी टाइम लगना ही है। और ये है येलो वाली रावी है, और ये सतलज हो गई, और इसमें ही ब्यास मिल जाएगी। ये जो नदी तंत्र बना दिया अपन ने, ये सिंधु नदी तंत्र है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो जगह है जहाँ सभी नदियां मिल गई, ये है मीठनकोट। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लो आप। सिंधु नदी ये है, मैं आपको बता करता हूँ, एक बार ध्यान देना आप। ठीक है, सिंधु नदी जो है, यहाँ बोखरचू हिम से निकलती है। ये जो जगह है यहाँ पर, ये है डैमचौक, भारत में प्रवेश करती है, जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में बहेगी, ये आगे बढ़ती है। ये बुंजी नामक स्थान है यहाँ पर, ये बुंजी नामक स्थान से बाहर निकलती है, गाज बनाती है, और ये चलती चलती जाके अरब सागर में कराची के पास गिर जाती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे अपन। पहला थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आराम मिल जाए। तो हो गए साहब, ठीक ठाक रहेगा, जो पढ़ाया तो अच्छा ही कुछ नहीं। लिखते नहीं बोलते, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते, समझाना बोलते। देखो, सिंधु नदी अपवाद तंत्र। तो पहली बात है, सिंधु जो नदी का अपवाद तंत्र है, सिंधु और उसकी सहायक जो नदियां हैं, उनके द्वारा निर्मित होता है। सिंधु नदी का अपवाद तंत्र, सिंधु व उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा निर्मित होता है। यह अपवाद तंत्र मुख्य रूप से भारत में जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। भारत के 3 राज्यों में, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर, और हम अब कह सकते हैं लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, और पंजाब और हिमाचल राज्यों में फैला हुआ है सिंधु नदी का अपवाद तंत्र। सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है, याद रखना इन आंकड़ों को, सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। अब भारत में जो इसकी लंबाई है, ध्यान देना दोस्तों, आप कहीं कहीं 1180 पढ़ोगे, लेकिन आपको चलो पानी, लेकिन भारत में इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 709 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका कुल एरिया जो है, अपवा क्षेत्र मान लीजिए, वो 1165 है, और भारत में जो है वो 3,11,65 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसका अपवा क्षेत्र है। और भारत में जलग्रहण नहीं अपवा है ना, तो भारत में इसका जो अपवा क्षेत्र है वो 3.21 लाख हेक्टेयर है। चौथे नंबर का सबसे बड़ा अपवा इसका माना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम की बात करें, तो आप जानते हो कि सिंधु नदी का उद्गम अभी जस्ट अपन ने की है। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों? आप कहेंगे सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित पोखरचू हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? पोखरचू हिमनद से। तिब्बत में
सिंधु नदी को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खिबान कहते हैं। ये सिबान दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिंगी खिबान, सबान नहीं है, खिबान है। तो आप कह सकते हो कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार या कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मानसरोवर झील के पश्चिम में एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। उस बर्फ के पहाड़ का नाम है गोखरचू। वहां से निकलती है यह नदी। अब आपसे कोई पूछे भाई भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे भारत में डैमचोक नामक से प्रवेश करती है। किन श्रेणियों के बीच में बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। पाकिस्तान में ये कहाँ पे मैदानों में उतरती है? अटक नामक स्थान पर। अंत में कहाँ मिल जाएगी? कराची के डेल्टा के पास समुद्र में मिल जाएगी, अरब सागर में। ये सहायक नदियां एक बार फिर दोबारा अपन देखेंगे। फास्ट हो गया, देखो रटना है, सीधी सीधी बात है, रटाना है। तो मैंने कहा कि भारत में ये नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? डैम चौक से। वही डैम चौक है जहां चाइना वाले घुस गए थे 1 साल पहले। भारत के किन पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो आप कहेंगे यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। पाकिस्तान में ये कहाँ प्रवेश करती है, तो पाकिस्तानी प्रवेश नहीं, पाकिस्तान में ये मैदानों में कहाँ उतरती है, तो अटक के पास उतरती है। अब देखो थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता देता हूँ। देखो ये जो जगह है ना भारत में प्रवेश, जैसे 84गढ़ से चंबल आती है, कभी कौन आती है, ये जो जगह है इसका नाम है डैम चौक। तो ये डैम चौक से भारत में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। ठीक है, 2 पर्वत श्रेणियां हैं जी। एक पर्वत श्रेणी ये है और एक पर्वत श्रेणी ये है। तो आपसे पूछे कि किन पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, तो ये तो लद्दाख श्रेणी है और ये जो श्रेणी है ये जास्कर श्रेणी है। तो ये जो पर्वत श्रेणी, ये जो नदी है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बह रही है। ध्यान दीजिए, किससे बीच से बह रही है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से। कौन सा शहर इस पर स्थित है, तो आपको जब भी पूछे कि भारत का कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए भारत का एक ही शहर है जो सिंधु नदी के किनारे है और उसका नाम है लेह। ये जो लेह शहर है, ये लेह शहर सिंधु नदी के किनारे ही है। ये कहाँ उतरती है? हिमालय से। देखिए ये जो जगह है गुंजी है, ये क्या है? गुंजी। तो ये जो गुंजी है ये पीओके में है। यहाँ से ये हिमालय को तोड़ के नीचे गिरती है और यहाँ पे गार्ज बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज। यह दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। ध्यान देना दोस्तों, क्या बनाती है? दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज। ठीक है, 5000 मीटर से भी अधिक गहरा गार्ज है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कैनियन है, ग्रांड कैनियन है, कोलोराडो नदी बनाती है। फिर ये अटक आता है, अटक। ये जो अटक है, अटक से ये मैदानों में आती है। गंगा हरिद्वार से मैदानों में आती है, तब तक पहाड़ों में चलती रहती है। तो ये सिंधु नदी भी पहाड़ों में चल रही है, लेकिन ये जो अटक है पाकिस्तान में, इस अटक से ये क्या करती है? मैदानों में आती है, मैदानों में। तो कहाँ पे थी? इतनी लंबाई जो उसने तय कर ली वो पहाड़ों में ही चल रही है। अटक से कहाँ पे आ गई? मैदानों में आ गई। तो देखो दोस्तों, इतनी बातें हो गई, फिर आगे तो आप जानते हो ये जो जगह है ये मीठन कोट है। क्या है? मीठन कोट। और मीठन कोट में यह सभी जो नदियां हैं, जितनी भी इसकी सहायक है, चाहे वो झेलम हो, चाहे चिनाब हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलज हो, चाहे व्यास हो, ये सभी नदियां इसमें आकर मीठन कोट के पास मिल जाती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। कुछ बातें हैं जो भी आपको समझनी है।
सिंधु नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई है भारत सरकार ने? अगर परियोजनाओं की बात करें तो भारत सरकार की दो परियोजनाएं सिंधु नदी पर कार्यरत है। एक है चूटक परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? चूटक परियोजना। सिंधु नदी पर भारत सरकार ने चूटक परियोजना स्थापित कर रखी है। और जो दूसरी परियोजना है वो है निम्बो बाजगो। निम्बो बाजगो। निम्बो बाजगो दो परियोजनाएं भारत सरकार ने सिंधु नदी पर स्थापित कर रखी है। एक चूटक परियोजना और एक निम्बो बाजगो। ठीक है साहब, ये भी आपको समझ में आ गया। एक और बात ध्यान रखना, 1960 का सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, कौन सा हुआ? सिंधु नदी जल समझौता कब किया गया? 1960 में। एक सेकेंड रुकिए। और इसमें क्या किया गया था? सिंधु नदी का पानी का विभाजन किया गया। अयूब खान पाकिस्तान के और नेहरू जी ने समझौता किया था साहब। और इस समझौते में यह तय हुआ था कि सिंधु नदी का पानी है उसको डिवाइड किया गया। आपको ध्यान देना है दोस्तों, सिंधु नदी का जो पानी है उसको क्या कर लिया गया? डिवाइड कर लिया गया। इसमें कहा गया सिंधु नदी का 20% पानी तो भारत यूज करेगा और सिंधु नदी का 80% पानी पाक यूज करेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सिंधु नदी में 6 नदियां हैं। एक सिंधु, चिनाब, इस समझौते का एक दूसरा पहलू ये है, इसमें 3 नदियां तो पश्चिमी है, 3 नदियां पूर्वी है। इसमें कहा गया कि जो सिंधु नदी है, जो झेलम नदी है और जो चिनाब नदी है, चिनाब, झेलम, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका तो पाकिस्तान 80% यूज करेगा पानी को। लेकिन भारत जो पूर्ववर्ती सिंधु नदियां हैं जैसे सतलज, ब्यास और रावी, इनके पानी का भारत 80% यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो देखो भाई, मैं ओवरऑल एक कहानी सुना देता हूँ अब तक जो आपको समझ में आई, कि भाई शॉर्ट कर देता हूँ, ब्रीफ बोलते हैं, ब्रीफ करना। सिंधु नदी भारत की सबसे पश्चिमी नदी है साहब, बिल्कुल लास्ट में बैठी है। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास में एक बोखरचू हिमनद है। उस बोखरचू हिमनद से निकलती है कौन? सिंधु नदी। तिब्बत में सिंधु नदी को बोलते हैं सिंगी खिबान। भारत में ये नदी डैमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है और भारत की लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो बुंजी, बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी हिमालय को तोड़कर नीचे गिरती है और एक विश्व के सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है जो 5000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। ये जो अटक है, अटक में पहली बार, अटक नामक स्थान पर पहली बार सिंधु नदी क्या करती है? मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है। सिंधु नदी पर भारत का एकमात्र शहर, सिंधु नदी पर भारत का एकमात्र शहर लेह स्थित है। अब मुझे लेह शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे पे है लेह। सिंधु नदी पर भारत सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं बनाई हैं।
उनमें एक परियोजना है चूटक परियोजना और एक परियोजना है निम्बो बाजगो परियोजना। पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से इनका विरोध करेगा क्योंकि वो कहता है कि भारत पानी का ज्यादा यूज करता है, हम कहेंगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चूटक और निम्बो बाजगो परियोजना इस पे बनाई गई है। अब आ गए हैं सिंधु की सहायक नदियों। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो 13 है दोस्तों। कितनी सहायक नदियां? टोटल 13 पढ़नी पड़ेगी आपको। एक है शोक, दूसरी है नुब्रा, तीसरी है हुंजा, चौथी है गिलगित, पांचवी है स्वात, छठवीं है काबुल, सातवीं है गोमल, और कौन सी दे रखी है? ठीक है, फिर आएगी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द्रास, जास्कर, ठीक है, और करगिल। तो कुल मिलाकर ये सिंधु की सहायक नदियां दोबारा देख लो, ये सारी है दाई तरफ की। कौन सी? देखो भाई, ये दाई तरफ की है शोक, नुब्रा, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल, कोलम। दाई तरफ की नदियां हैं, दोबारा बोल रहा हूं, शोक, नुब्रा, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल और गोमल। दूसरी नदियां जो बाईं तरफ से हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द्रास, जास्कर, करगिल। तो ये कुल 13-14 नदियां हैं जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा साहब। इसमें कोई भी ऑप्शन आपके पास दूसरा है ही नहीं, पढ़ना तो है तो पढ़ना ही पड़ेगा। इन पांचों नदियों को चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, एक कहाँ चली? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज को पांचों को क्या बोलते हैं? पंचनद। और ये सभी नदियां, ये जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं, मीठन कोट जो है, मीठन कोट में जाकर इसमें मिल जाती है। मीठन कोट में जाकर ये सभी नदियां मिल जाती है सिंधु नदी। ये जो मैंने आपको बताया था पहले, देखो ये यहाँ पर ये है मीठन कोट, सारी नदियां यहाँ पे आके मिल गई। देखो ये सभी नदियां, ये जो मीठन कोट है यहाँ पे आके मिल जाती है। एक और देखो, ये सभी नदियां यहाँ है मीठन कोट, यहाँ पे आकर मिल जाती है। तो देखो दोस्तों, अच्छी तरह समझा दिया है सिंधु नदी। फिर भी आप भूल जाओ तो आपके कर्म है साहब। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंधु, अभी सिंधु का पूरा मामला नहीं हुआ है, अब एक एक को पढ़ेंगे अपन, लेकिन एक नदी बता दिया मैंने सिंधु पूरी तरह से। आप बाकी आपकी मर्जी है साहब। रिकॉर्डेड क्लास है ये, क्योंकि मुझे कोई इमरजेंसी काम है इसलिए आपके मैं जवाब को नहीं देख पा रहा, लेकिन आप जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है, आपके काम का है। दिवाली है तो हमने बहुत सारे वीडियोस, आपकी डिस्टर्ब नहीं हो पढ़ाई। 13 तारीख के 13 लाइव है, 14 तारीख के रिकॉर्ड किए हैं, 15 को किए हैं, 16 को किए हैं। 3 दिन भी हम छुट्टी पे हैं, लेकिन नहीं भी हैं क्योंकि हमारी क्लास तो रेगुलर चल रही है। तो अब आते हैं दोस्तों पहली क्लास पर, पहली नदी पर। एक बार नीचे देख लो, थोड़ा दिख जाए आपको। ये सिंधु नदी रिवर सिस्टम की लंबाई दे रखी है 2900, जो 2880 थी। ब्रह्मपुत्र की 2900 है, गंगा की 2500 है, गोदावरी 1465 है, कृष्णा 1400 है, और नर्मदा की 1313 है, 1213 है, 1312 है। ठीक है, यमुना की इसमें सिस्टम में डाल दिया इसलिए। चलो कोई ना। अब पहली नदी पकड़ रहा हूं मैं, उसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। इसके बारे में कुछ बातें हैं। पहली बात तो इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में कहां से होता है? तो आप वेरीनाग कह दो या शेषनाग कह दो। जिन भी झीलों के पीछे नाग लगा रहे वो सब कहाँ पे है? कश्मीर में। बहुत सारी, अनंतनाग और भी 2-4 है, मुझे याद नहीं था। तो जहां भी नाग लग जाए, नाग कहाँ पे रहते हैं? जम्मू कश्मीर रहता है, श्याम। ठीक है, सीधी सी बात समझो आप।
तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, झेलम जो नदी है, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील कह दो या शेषनाग झील कह दो से होता है। यह अपना पानी वूलर झील में डालती है। तो पूछ सकते हैं कि वूलर झील में कौन सी नदी पानी डालती है, तो आप कहेंगे वूलर झील में झेलम नदी अपना पानी डालती है। कौन सी डालती है? झेलम नदी। ठीक है। झेलम नदी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई, ये मत भूल जाना। जो झेलम नदी है वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक। राजस्थान की पुष्कर है, ठीक है, वर्ल्ड की सुपीरियर है, और भारत की कूलर है। ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पे है? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप कह देना साहब श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। तो कुछ बातें हैं। पहली, झेलम की लंबाई है 724 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? शेषनाग या वेरीनाग झील से निकलती है। किस झील में पानी डालती है? वूलर झील में पानी डालती है। वूलर झील क्या है? वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आप कहेंगे इस नदी के किनारे श्रीनगर शहर है। किशनगंगा क्या है? इसकी सहायक नदी है और दायाद की प्रमुख है। किशनगंगा परियोजना भारत ने बनाई है। किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना भारत ने बनाई, जिसका पाकिस्तान विरोध करता है। पाकिस्तान का बहुत विरोध करता है। ठीक है। और एक और बात ध्यान देना है आपको, किशनगंगा को पाकिस्तान में बोलते हैं नीलम नदी। ये जो नदी है झेलम नदी, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगर आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी हो, तो बजरंगी भाईजान मूवी में लास्ट जो सीन होता है, जब सलमान खान को छोड़ा जाता है और भारत वापस आता है, तो जिस नदी को पार करता है वो नदी झेलम ही है। आप एक बात और नोटिस करिए कि वहां पे आपने नोटिस किया हो, ठीक है, तो छोड़ो बात नोटिस। तुलबुल जो परियोजना है, तुलबुल परियोजना, आप पूछ सकता है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, तो आप कह सकते हैं तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही स्थापित की गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये है आज का क्लास। और बाकी जो नदियां हैं, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है, इनको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है। ठीक है, इनको कल देख लेंगे। फिर ये गंगा जी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। सतलज होने के बाद ये गंगा जी स्टार्ट हो गई है आपकी, गंगा जी के मैप पे। ठीक है। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे गंगा जी की ओर। गंगा जी हो गई है। के बाद में ये जो मैप है ये ब्रह्मपुत्र का है। दो मैप इसके माध्यम से बता दिया जाएगा आपको। फिर ये महानदी का मैप है, ये गोदावरी का मैप आ गया है, ये कृष्णा का मैप है, ये कावेरी का मैप है। इस तरह सभी नदियों के शानदार शानदार मैप बनाए हैं, शानदार तरीके से समझाया जाएगा। अब तक आपको जो पढ़ाया गया है उससे एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। तो कितना ही जोर लगा ले, आप मत घबराना। ठीक है। आप बस जो बताया जाए वो याद कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है साहब। बाकी तो फिर आप जानते ही हो, कंट्रोल आर। चलो ठीक है साहब।